हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 3 पार्ट 3 औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो नए रुझानों के ऊपर में रहेगा, न्यू ट्रेंड्स के ऊपर में। दोस्तों, जब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लिखा जा रहा था, ठीक है, कि किस प्रकार से भारत के अंदर में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कायम हुई और क्या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की जड़ें थी, ठीक है, जब इसके बारे में हम बात कर रहे थे तो उस समय कुछ नए रुझान ट्रेंड में थे, ठीक है, प्रचलित हुए, ठीक है, और किस प्रकार से वो परिवर्तन कर रहा था हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था इतिहास के अंदर में, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर में कि इस चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं अब तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा लेसन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ये MHI 05 का लेसन 3 का पार्ट 3 है, ठीक है। इसके जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंदर में हम टोटल हिस्ट्री को किस तरह से लिखा जाता है, हिस्टोग्राफी कैसी होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये स्पेशली उपनिवेशिक टाइम पीरियड के दौर का है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर में। तो ये जितने भी चैप्टर अभी तक मैंने इसमें करवाया है, टोटल अब तक 3 चैप्टर करवा चुका हूँ, ठीक है। तो तीनों चैप्टर के जो एक दूसरे से लिंक है, इंटरलिंक है। अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ते हो तो अगला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हर एक चैप्टर को सावधानी से देखें, पूरा देखें। अगर कहीं डाउट रहता है, कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए, नहीं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस चैप्टर के बारे में बात करें तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन, जिसको मैंने 3 पार्ट में बांटा था, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, इंग्लैंड ने। आप सब बहुत अच्छे से सुना होगा, बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनते हुए आ रहे हो, 15 अगस्त 26 जनवरी तक से सुनते हो गए। तो जब हमारे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की इतिहास लेखन की बात करते हैं तो मतलब औपनिवेशिक दौर के दौरान हमारी इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था किस तरह की थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नई प्रवृत्तियां, जो मुख्य प्रवृत्तियां थी, जो नई नई विचारधाराएं थी, ठीक है, मार्क्सवादी हो गई, राष्ट्रवादी हो गई, उपनिवेशवादी विचारधारा हो गई, तो इन विचारधाराओं के बारे में यहाँ पे हमने चर्चा करी। साथ साथ हमने ये देखा इतिहास लेखन लिखते समय, जब हिस्ट्री को लिखा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, तो उस समय कौन कौन से मुद्दे और विषय को इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया कि भैया ये वाला विषय तो जरूर इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके बारे में हमने कल बात किया था, ठीक है। आज का जो ये वीडियो है नए रुझानों के ऊपर में, न्यू ट्रेंड्स के ऊपर में रहा, ठीक है, जो जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि उस दौरान में कौन कौन से नए ट्रेंड्स, नई चीजें देखने के लिए मिली, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का। सबसे पहले मैं बात करूं, ये छोटा सा वीडियो है, सिर्फ इसके अंदर मुझे बेसिक चीजें समझानी है, ठीक है, जिससे आपको चीजें समझ में आए। और इसके अंदर में जो मेन फोकस है हमारा वो क्वेश्चंस के ऊपर में रहने वाला है कि क्या क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें नए रुझानों की, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है श्रम। श्रम मतलब क्या होता है? लेबर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अंग्रेज आए, उपनिवेशवाद कायम किया उन्होंने, तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है किसी के ऊपर, निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना, वाद मतलब होता है अधिकार जमाना, ठीक है। तो उन्होंने क्या हमारे ऊपर अधिकार जमाया, हमारे ऊपर अपना राज कायम किया, ठीक है। तो उसके बाद राज कायम करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन हुआ, बिल्कुल परिवर्तन हुआ। भूमिहीन जो किसान थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। अब बढ़ोतरी हुई, भूमिहीन किसान मतलब क्या? जिनके पास किसान नहीं है, खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है, ठीक है। वो किसान तो है पर खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो खेती करने के लिए जमीन नहीं है तो करेंगे क्या? वो खाली बैठेंगे। खाली बैठेंगे तो क्या होगा? श्रम मतलब लेबर्स में इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ोतरी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस तरह से बढ़ती चली गई और ये इतनी तेजी से बढ़ी, कुछ कहने की बात नहीं। रीजन क्या था भूमिहीन किसानों का? जो इनकी नई नई व्यवस्था थी, जैसे इस्तकारी बंदोबस्त बंद और भी कई तरह के जो रूल रेगुलेशन इन्होंने लाया, ठीक है। तो उसके कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते कृषि व्यवस्था एकदम खत्म होती चली गई और जो छोटे छोटे छुटपुट किसान थे, ठीक है, वो भूमिहीन होते चले गए, ठीक है। जैसे इन्होंने महाजनों से पैसे लेना, इन्होंने टैक्स फ्री करना, ठीक है, उनसे टैक्स ज्यादा वसूली करना, राजस्व कर बढ़ाना, तो ये सारे के कारण से क्या हुआ, उन्हें अपना खेत वेत रखकर इनको चुकाना पड़ता था, जिसके कारण से धीरे धीरे टाइम के साथ जो भूमिहीन किसान थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। तो यहाँ पे श्रम के बारे में हम इस तरह से बात करते हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, अलग अलग राइटरों के द्वारा श्रम को लेकर यहाँ पे बात किया गया है कि मंदी के दिनों में, ठीक है, आर्थिक जो कृषि क्षेत्र में जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो बद से बदतर होती चली गई, ठीक है। कई तरह के तर्क दिए गए कि किस प्रकार से औपनिवेशिक टाइम के दौरान में कृषि क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हो रहे थे, श्रमिक क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हो रहे थे, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है,
ठीक है, तो आप एक बार जब बुक पढ़ोगे ना इसको वीडियो देखने के बाद, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला सर ने बोला था, यहाँ पे भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा सिंचाई। सिंचाई सबको पता है कि क्या होता है, खेत के अंदर में पानी डालना। तो यहाँ पे क्या था कि जैसे जो राष्ट्रवादी विचारक थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, राणा डे, कई सारे जो विचारक थे, जो राष्ट्रवादी विचारक थे, उनका क्या मानना था कि एक मुद्रा का फ्लो हो रहा है, मुद्रा का बहाव हो रहा है किसकी तरफ। जैसे मान लो मुद्रा का भाव मतलब आपने हमारे यहाँ से कमाया और हमारी तरफ ही बहाव हो तो विकास होगा, पर मुद्रा का बहाव अपोजिट डायरेक्शन में था। ठीक है, यहां से पैसा निकलकर ब्रिटेन जा रहा था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी और जो भी राष्ट्रवादी विचारक रहे, उन्होंने क्या बोला कि भैया अगर आप हमारे इनकम का, जो हमारे से पैसा ले रहे हो, जो हमारे से पैसा लेके जा रहे हो, उसका थोड़ा सा भी अगर इधर लगाओगे ना तो हम ग्रो करेंगे। तो इन्होंने लगाया पैसा, कहाँ लगाया, रेलवे में लगाया, और भी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया, सुरक्षा में लगाया। ठीक है, पर इन्होंने सिंचाई के ऊपर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो भारत का स्ट्रक्चर रहा है दोस्तों शुरू से ही, वो हम कृषि प्रधानता के ऊपर में ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे जितने भी हैं, आप में से आज भले ही सब अपने आप को धन्ना सेठ समझते होंगे, ठीक है, कि मेरे फादर ये हैं, मेरे दादा ये थे, ठीक है, बट कभी ना कभी कोई ना कोई जो व्यक्ति था, स्टार्टिंग पर्सन ऑफ योर फैमिली, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन ऑफ योर फैमिली होगा, वो कहीं ना कहीं फार्मिंग से जुड़ा ही था। ठीक है, आज के समय में सब है भाई, मेरे पापा क्लर्क हैं तो मेरे पापा मैनेजर हैं तो मेरे पापा ये हैं, पर कहीं ना कहीं जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होगा आपका, वो किसी ना किसी तरह से खेती कृषि से जुड़ा ही था, फार्मिंग से जुड़ा ही हुआ था। तो ये क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, सिंचाई व्यवस्था के ऊपर में काम नहीं किया बिल्कुल भी। ठीक है, जिसके कारण से जो उनकी किसी की जो हालत थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई, और ये भी एक कारण था कि भूमिहीन किसान थे उनकी बढ़ोतरी होने का ये भी एक कारण बना, क्योंकि जो बड़े बड़े किसान थे उनके पास पैसा ज़्यादा था, ठीक है, पहुँच ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया, उसके हिसाब से वो अपने आप को ढालते चले गए, पर जो छोटे किसान थे वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। ठीक है, अगर आप ये भी कह सकते हो कि अगर उस समय पे छोटे किसान खत्म हो गए और आपके जो दादा परदादा या फिर जो भी हैं, आपके पास थोड़ा सा भी खेत है जहाँ पे खेती होती होगी, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो बिलोंग करते होंगे जिनके पास खेत है, तो समझो आप उस टाइम पे जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे हमें गुलाम बना रखे थे, तो उस समय आप छोटे किसानों में नहीं काउंट होते होंगे, बड़े किसानों में होते होंगे। आज भले ही आपके पास छोटा सा जमीन खेत का टुकड़ा बचा हो, ठीक है, बट स्टार्टिंग ऑफ द टाइम आप बहुत बड़े किसान हुआ करते होंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से परिवर्तन होता है। जो कृषि व्यवस्था के अंदर में जो अंग्रेज थे उन्होंने बिल्कुल भी काम करने से मना किया भैया, उन्होंने सिंचाई के ऊपर काम नहीं किया। रीज़न ये था, उनको लगा कि अगर हम रेलवे बनाते हैं तो हम अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएंगे, आसानी से ले जा पाएंगे, पर सिंचाई व्यवस्था में करते हैं हम उसको डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा फ़ायदा क्या है, वहाँ पर फ़ायदा नहीं था। रेलवे उन्होंने शुरुआत करा था, रेलवे से क्या हुआ, एक जगह से को चीज़ें निकाल कर दूसरी जगह ले जाते, फिर अपने जहाज़ों में भरते थे और ले जाते थे। अगर मान लो दिल्ली के अंदर में कुछ उनको सोना चांदी मिला तो अब क्या उठा के ले जाएंगे सर पे, और क्योंकि उनको तो जाना समुद्री रास्ते से ही है। ठीक है, तो समुद्री रास्ते से क्या, कोलकाता गोवा ये सब जगह से ही तो निकलेंगे ना वो समुद्र रास्ते से बाहर, तो उसके लिए कोलकाता ले जाना है, तो भैया रेलवे मार्ग बनाया कि दिल्ली से कोलकाता तक का रेलवे मार्ग बना दो, जिससे यहाँ से दिल्ली में सामान डालो, कोलकाता में जाएगा, कोलकाता से निकल कर फिर उधर। और यही लोगों को उन्होंने बताया कि भैया देखो, आपका पैसा हमने कहीं फालतू जगह इन्वेस्ट खराब नहीं किया, हम लेके नहीं गए, चोरी नहीं किए, आपका पैसा हमने क्या किया, रेलवे में लगा दिया। इस तरह से चीज़ों को भ्रमित किया गया। ठीक है, 1M पर्यावरण की बात करो तो जो उस समय की स्थिति थी, तो उस समय के इतिहासकार क्या कहते हैं कि 1M जनजातीय पर्यावरण के मतलब जो परिवर्तन हो रहा था उसकी महत्वता बढ़ती चली गई। जो भारत के अंदर में अभी भी काफ़ी हद तक कुछ परसेंट की आबादी है, ठीक है, 135 करोड़ का देश है, जिसमें कुछ परसेंट की ऐसी आबादी है जो जंगलों में रहना प्रेफर करती है, ठीक है, और रहती है, जंगलों में रहती है, ठीक है, आदिवासी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब अगर आपने 12th क्लास में हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी तो उसके अंदर में क्या होता था कि जंगलों की कटाई करवाई जाती थी, ठीक है, वहाँ पे लोगों को रहने की व्यवस्था की जाने लगी। इस तरह से धीरे धीरे जंगलों की कटाई वहीं पर अंग्रेजों के टाइम पे शुरू होने लगा। भारत से कई तरह की लकड़ियाँ लेके जाई जाती थी, ठीक है, चंदन की लकड़ी हो गई और भी बहुत तरह की लकड़ियाँ जो थी, जो बेस कीमती थी, बहुत ज़्यादा कीमती, जिनकी कीमत थी, वो लेके जाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से पर्यावरण व्यवस्था भी नष्ट होता चला गया। ठीक है, पर इसके लिए भी आवाज़ उठाया जाने लगा, कई जगह पे पर्यावरण आंदोलन शुरू किए गए। ठीक है, गुजरात की बात कर लो तो उत्तराखंड की बात कर लो, तो कई जगह पे ऐसी जो चीज़ें थी वहाँ पे पर्यावरण को लेकर आंदोलन भी शुरू किए जाने लगे। जो आदिवासी लोग थे वो सब इसके खिलाफ थे, तो वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाने लगा उनके द्वारा भी।
यहाँ पे जो सबसे मेन टॉपिक आता है आपका औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में महिलाएं आती हैं। ठीक है, कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के दौरान में महिलाएं क्या थी, तो महिलाएं जब उस समय की आप बात करते हो तो अंग्रेजों द्वारा काफ़ी सारी चीज़ों को रियायत दी गई। सबसे पहले अगर बात करें तो सती प्रथा के ऊपर में आवाज़ उठाया गया अंग्रेजों द्वारा ही। ठीक है, इवन अगर अंग्रेज उठाते नहीं आवाज सती प्रथा को लेकर तो अभी भी चल रहा होता। जो बाल विवाह होता था उसको लेकर भी अंग्रेजों ने आवाज उठाया। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों अगर आप बात करो भ्रूण हत्या, जो बच्चे को पेट में ही मार देना, ठीक है, या बच्चे को पैदा होते ही मार देना, ठीक है, इसके प्रति भी अंग्रेजों द्वारा आवाज उठाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन लेकर आई महिलाओं की स्थिति में। पहले महिलाओं को समान दर्जा नहीं था, पर अंग्रेज आए तो उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करने के लिए महिलाओं को रखने शुरू किया उन्होंने। ठीक है, इसके लिए कई सारी थ्योरी भी आती है कि महिलाओं को क्या रखने की जरूरत है, जबकि हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा थी फिर भी महिलाओं को क्यों रखा। तो कई सारी थ्योरी भी है। जो पुरुष थे, जो आदमी सब थे, वो महिलाओं मतलब एक तो ज़्यादा सैलरी लेते थे, महिलाएं कम सैलरी लेती थी, आराम से बैठ के काम करना होता था और घर का भी काम उन्हें देखना होता था, जिससे कम टाइम में वो ज़्यादा काम करके दे देती थी। ठीक है, और सैलरी भी कम लगता था उन्हें देने में। तो ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे जो विचारक रहे या कई सारे राइटर रहे तो उन्होंने इसको लेकर भी आवाज़ उठाया। यहीं पे अंग्रेजों के टाइम पे ही, मतलब आप 1880 की बात करें, 1880 के दौरान में ही महिलाओं को मतलब फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति मिल गई थी, कि अनुमति मिल रही है और वो काम कर सकते थे। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ पे जो नरसंहार एक तरह से कह सकते हो, मतलब जो स्त्रियों की जो भूमिका थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी फैक्ट्रियों के अंदर में। जो मैं नरसंहार कह रहा था उसका कहने का मतलब ये था कि बाल विवाह होना, ठीक है, अपने से ज़्यादा उम्र से व्यक्तियों से शादी करना, जिसके कारण से जो स्त्रियों की संख्या थी उसमें गिरावट आने लगी। ठीक है, उनकी मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई मृत्यु दर में। ठीक है, और पुरुषों के मुकाबले उनके जो नंबर्स ऑफ वुमेन्स थे वो कम होते चले गए। ठीक है, जो फीमेल थे वो कम होते चले गए। तो ये सब भी उस दौर में देखा जाने लगा। तो ये सारे नए रुझान के तौर पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें कि क्या क्या इसके अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टोटल 6 क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने के लिए मिलेंगे आपको, जो मैंने अभी बताया नए रुझान के ऊपर में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन के मुख्य रुझान क्या है। तो जो मैंने अभी बताया आपको, पढ़ाया आपको, अभी 10 मिनट का पूरा एक वीडियो बताया, तो वो आप उसको बता सकते हो। और आप अगर थोड़ा सा बुक पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गाइड मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, औपनिवेशिक दृष्टिकोण की मार्क्सवादी व्याख्या की विवेचना कीजिए, मार्क्सवादी इतिहास लेखन की नव उदारवादी समीक्षा कीजिए। ये मैंने नई प्रवृत्तियां, जहाँ पे मैंने अलग अलग विचारधाराओं के बारे में पढ़ाया, दृष्टिकोण के बारे में पढ़ाया था, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो उस समय की मार्क्सवादी विचारधारा की उसकी विवेचना करनी है, और मार्क्सवादी इतिहास लेखन की नव उदारवादी की जो समीक्षा मूल्यांकन किया गया था उसका मूल्यांकन करना है, उसके बारे में चर्चा करना है। तो मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, मार्क्सवादी के बारे में, विचारधारा के बारे में, जो किस प्रकार से वो राष्ट्रवादियों का काफी हद तक समर्थन कर रही थी। ठीक है, उपनिवेशवाद के खिलाफ बोल रही थी, और नव जो उदारवादी विचारधारा थी वो क्या कहती है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 19वीं सदी की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या थे, 19वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था थी उसके लक्षण क्या भर कर आए, ये भी मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में। तो आप उस वीडियो से आप वहाँ पे देख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे क्या देखना है, कृषि की वाणिज्यीकरण किस प्रकार से मजबूती, आर्थिक मजबूती और शारीरिक यातना का व्यवस्था पर आधारित थी। जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, ठीक है, जब कृषि को कमर्शियल किया जाने लगा, ठीक है, तो उसके बाद से उसके अंदर में किस तरह से आर्थिक मजबूती आई, किस तरह से शारीरिक यातनाएं लोगों मजदूरों के ऊपर में बढ़ता चला गया, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देख के बताना है। पढ़ के मैंने सारा कुछ करवाया कि जितने भी क्वेश्चन है ना सारा मैंने करवा रखा है आपको चैप्टर तीनों पार्ट के अंदर में। तो अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो आपको कन्फ्यूजन होगा, नहीं समझ में आने वाला है, कहीं भी कुछ भी कर लो नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कहता है इतिहास लेखन की दृष्टि से औपनिवेशिक प्रशासन आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने कल बताया था कल के वीडियो में कि आर्थिक प्रभाव, जो उपनिवेशिक व्यवस्था का आर्थिक प्रभाव किस तरह से पड़ रहा था समाज के ऊपर में, इसके ऊपर मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में। ठीक है, कि क्या परिवर्तन हो रहा था, क्या लोगों के अंदर में चीजें बदल रही थी, इसके बारे में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है, औपनिवेशिक काल का आर्थिक इतिहास के अध्ययन के मुखर इतिहास लेखन की नई प्रवृत्तियां। ठीक है, जो अभी मैंने बताया ना, इसको लेकर आर्थिक इतिहास लेखन की नई प्रवृत्तियां क्या क्या रही। ठीक है, इसको लेकर हम यहाँ पे बात करते हैं, नए नए दृष्टिकोण कौन कौन से उभरे। ठीक है, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, उपनिवेशवादी, ठीक है, नव उदारवादी, ठीक है, कृषिवादी। तो इस तरह से जो नए नए दृष्टिकोण उभर कर आए और उन्होंने अपने अपनी विचारधाराओं को सामने रखा और अलग अलग विचारधाराओं को डिफेंड किया, तो इसके बारे में यहाँ पे छठे क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों यूनिट फर्स्ट MHI 05 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा सही से पढ़िएगा, थोड़ा टाइम देकर पढ़िएगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है,
तो ये पूरा आपका वीडियो रहा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ठीक है, कहीं पर अगर आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और हमारा जो चैनल है दी इनअप, इसके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी इनअप के नाम से आईडी मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जाइए। कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपका आंसर देंगे। ठीक है, और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आप हमारे लिए सब्सक्राइब कीजिए। हमारी टीम को, हमारी वीडियो को और हमारी पूरी दी इनअप परिवार को हेल्प मिलेगी। ठीक है, और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।